हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 3 दिनों वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दैट इज योर 26th, 27th एंड 28th फेब। सो 6 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर रशिया यूक्रेन इश्यू। और आपको पता है ये जो आपका इश्यू है वो एक्सेलरेट होता ही जा रहा है एंड रिसेंटली रशिया ने ऑर्डर भी किया था अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को कि वो हाई अलर्ट पर रहे और इस डेवलपमेंट के बारे में आपने सुना भी होगा। लेकिन अलोंग विद दैट यूक्रेन ने भी एग्रीमेंट जताई है कि वो टॉक्स करेंगे रशिया के साथ अलोंग द बेलारूसियन बॉर्डर। तो अन्य क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन one by one. The first one deals with the topic effects of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. तो आप देख सकते हो पहली जो डेवलपमेंट है वो ये कि जो यूएस हैं प्लस जो आपके यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने एग्री किया है कि जो रशियन बैंक्स हैं उसको स्विफ्ट मैसेजिंग को यूज करने से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये स्विफ्ट क्या है? तो अगर हम बात करें स्विफ्ट के कंसेप्ट की तो ये 1973 में बनाई गई थी एंड द स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नाम से ही आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका मतलब जो बैंक्स होते हैं है ना, लेट से एक बैंक आपका इंडिया में है, एक बैंक आपका यूएसए में है और कोई कस्टमर है, कोई डीलर है, उसको पैसे की जरूरत है यूएसए में और ऐसे में वो इंडियन बैंक को कांटेक्ट करेगा कि भाई साहब हमें आप यूएस बैंक से कुछ पैसे दिला दीजिए सो दैट हम अपने प्रोडक्ट को खरीद सके। तो ये जो आपका इंडियन बैंक होगा जाहिर सी बात है सर्टेन चार्जेज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। बेस्ड ऑन दैट ये स्विफ्ट कोड इश्यू करेगा यूएस के बैंक को और फिर यूएस का बैंक जो है इन्हें पैसे दे सकता है। तो ये सिंपल सा बात हुआ स्विफ्ट कंसेप्ट के बारे में। तो ये जो आपका स्विफ्ट है ये नॉन लिस्टेड बेल्जियम बेस्ड फर्म है एंड ये एक्चुअली कोऑपरेटिव्स ऑफ बैंक्स हैं, ठीक है। एंड आपको याद रखना है इट डज नॉट हैंडल एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं ट्रांसफर किए जा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग सिस्टम है, बैंकों को कम्युनिकेट करने में ये मदद करता है सिक्योरली एंड इनएक्सपेंसिव तरीके से। एंड जो बैंक्स हैं वो स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं टू सेंड स्टैंडर्डाइज मैसेजेज कि भाई साहब आप सर्टेन फंड्स ट्रांसफर कर दो टू ए पार्टिकुलर बैंक या फिर क्लाइंट्स या फिर कोई व्यक्ति हो सकते हैं सो दैट वो जो व्यक्ति है या फिर बैंक से वो अपने एसेट्स को बाय या सेल कर सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। एंड जब ये ब्लॉक की गई है यूएस एंड यूरोपियन नेशन के द्वारा तो इसका आउटकम क्या होगा कि जो रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चाहे वो बैंक्स हो या फिर एनबीएफसी सब हो वो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई भी रशियन बैंक के क्लाइंट होंगे वो कहीं ना कहीं इन देशों में इस स्विफ्ट पोर्टल के जरिए पैसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इट विल हार्म देयर एबिलिटी टू ऑपरेट ग्लोबली। तो ये फ्रेंड्स हमने स्विफ्ट के बारे में डिस्कस किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। स्विफ्ट समटाइम्स सीम्स इन न्यूज, क्या है ये? तो बेसिकली ये आपका स्टैंडर्डाइज मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंक्स इस्तेमाल करते हैं फॉर सेंडिंग मैसेजेज टू कम्युनिकेट रैपिडली सिक्योरली इनएक्सपेंसिवली, ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि यूक्रेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया है एंड इट हैज फाइल्ड ए केस अगेंस्ट रशिया। तो जो लॉ शीट है, जो केस फाइल की गई है, इसमें ये मांग रखी गई है कि रशिया को जिम्मेदार ठहराया जाए फॉर डिस्टॉर्टिंग द कंसेप्ट ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब आपको ही पता है, मास किलिंग होता है, टू जस्टिफाई एग्रेशन।
तो जब आईसीजे है यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपके प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर आपका आईसीजे है और भी है। ठीक है, तो इसे स्टेब्लिश किया गया था 1945 में बाय चार्टर ऑफ यूएन, है ना, यूएन चार्टर के तहत इसे स्टेब्लिश किया गया था। एंड ये जो आपका आईसीजे है ये कहाँ बैठता है, तो पीस पैलेस जो हैग नेदरलैंड में है वहाँ पर ये बैठता है। और इसमें टोटल 15 जजेज होते हैं जिसको इलेक्ट किए जाते हैं 9 ईयर्स के लिए बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। एंड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये कि जो जज दलवीर भंडारी है फ्रॉम इंडिया, इट इज़ ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स एमंग द 15 जजेज। ठीक है, एंड इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको याद रखना है इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये क्वेश्चन आया भी है प्रीलिम्स में, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसका इंग्लिश एंड फ्रेंच है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी नो, 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन में से एक है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अंदर से भी पूछ लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद जो तीसरा रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है ये कि इंडिया ने यूएनएससी रेजोल्यूशन में वोट करने से बेसिकली एब्सटेन किया है, यानी कि ना ही पॉजिटिव में ना ही निगेटिव में, न्यूट्रल स्टैंस भारत का रहा है यूएनएससी रेजोल्यूशन में, विच इज रिलेटेड टू द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के साथ साथ चाइना, यूएई, इन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किए हैं, यानी कि वोटिंग ही नहीं की है। और वैसे भी रेजोल्यूशन तो पास हो नहीं सका बिकॉज रशिया वन ऑफ द P5 मेंबर, परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं, तो ये जो वीटो अगर कर देंगे तो फिर रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा। तो रशिया ने वीटो कर दिया तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। P5 मेंबर्स में और कौन आते हैं आप हमें बताओ? एक यूएस भी है, रशिया भी है, और कौन है आप हमें बताना। एंड ये जो रेजोल्यूशन है जो लाई गई थी, जो पास नहीं हो सका, इट कॉल्ड फॉर रशिया कि जो भी आप फोर्सेस इस्तेमाल कर रहे हो अगेंस्ट यूक्रेन, इसको सीज करो, इस पर रोक लगाओ, सारे अपने फोर्सेस को विद्रो करो। एंड इंडिया जिन्होंने एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग, साथ ही साथ इंडिया ने एक्सप्रेस भी किया कि वी आर कमिटेड टू द यूएन चार्टर एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ, एंड हम रेस्पेक्ट करते हैं किसी भी देश की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, साथ ही साथ सारे देश से आह्वान करते हैं कि वो भी इन प्रिंसिपल्स को ऑनर करे एंड कंस्ट्रक्टिव वे फॉरवर्ड डेवलप करे टू सॉल्व दीज इश्यू। एंड एक फिर और ऑपरेशन गंगा जो आप बार बार सुन रहे होंगे, ऑपरेशन गंगा के तहत इवैक्यूएशन किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी इंडियन नेशनल्स वहाँ पर फंसे पड़े हैं यूक्रेन में, तो ऑपरेशन गंगा के माध्यम से उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति भी आपने सुना होगा, अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे पड़े थे, तो ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च की गई थी सो दैट वहाँ से इवैक्यूएट किए जा सके इंडियंस को और उनको वापस इंडिया में लाया जा सके। तो ये 2 ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा रिसेंट है। इट कैन बिकम वन ऑफ द क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स, ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन गंगा फॉर इवैक्यूएशन of Indian nationals from Ukraine and Operation Devi Shakti for evacuation of Indians from Afghanistan। तो ये बातें हो गई। फर्स्ट आर्टिकल वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, सेंटर्स गाइडलाइन ऑन रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ओनली न्यू कवर टू ओल्ड स्कीम। तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, एनजीटी एक्ट के माध्यम से लाई गई थी। तो इन्होंने कहा कि सेंटर ने जो भी गाइडलाइंस लेकर आए हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के रेगुलेशन को लेकर, और कुछ नहीं बल्कि पुरानी स्कीम को एक प्रकार से नई कवर चढ़ा दी गई है। तो ये बातें हैं। तो ये जो बेंच है इट वाज हेडेड बाय एनजीटी चेयरपर्सन, और इन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइंस विच वाज इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति,
जिसके तहत जो भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होते हैं हमारे देश में, आपको ही पता है इंडिया इज द मोस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर इन द वर्ल्ड। तो जो भी गाइडलाइंस है टू रेगुलेट दीज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द डायरेक्शंस जो एनजीटी के द्वारा दिए जाते रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपीटेडली एंड परसिस्टेंटली। तो इसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 2 विल कवर, आर्टिकल नंबर 2 आपका ज्योग्राफी सेक्शंस में भी कवर हो जाएगा। चेंजेज इन द जियोग्राफिकल फीचर्स, वाटर बॉडीज एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। हालांकि ये वाटर इज अ टॉपिक में कवर हो जाता है। तो एनजीटी बेंच ने यह भी कहा कि जो गाइडलाइंस है साथ ही साथ ये एड्रेस नहीं करता रूट काउज एंड सेंट्रल इश्यू ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो क्या सेंट्रल इश्यू है? दैट इज योर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इसको एड्रेस ही नहीं करता। साथ ही साथ ये ग्राउंड वाटर बहुत ही तेजी से डिप्लीट होते रहे हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए भी प्रॉपर एड्रेसिंग नहीं हो पा रही है एंड इफेक्टिव अटेम्प्ट भी नहीं किए जा रहे हैं फॉर रिचार्ज एंड रिस्टोरेशन। तो आप समझ सकते हो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्या क्या इश्यू आ रही है। काफ़ी ज़्यादा हैविली डिप्लीट हो रहा है एंड रिचार्ज एंड रिस्टोरेशन भी कहीं ना कहीं प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। एंड इससे पहले सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने भी गाइडलाइंस जारी किए थे टू रेगुलेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये आपको गाइडलाइंस कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये याद रखना है। तो पहली बात तो ये कि ये गाइडलाइन जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये किसके द्वारा इश्यू की गई है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। इस अथॉरिटी के बारे में भी 2-3 पॉइंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके तहत जो भी नए या फिर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, माइनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर बल्क वाटर सप्लाईज विच एब्स्ट्रक्ट्स द ग्राउंड वाटर, इनको मैंडेटरली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाके ये ग्राउंड वाटर विथड्रॉ करेंगे। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ठीक है, चाहे वो न्यू या फिर एग्जिस्टिंग क्यों ना हो, दोनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एग्जेम्प्ट किए गया। दैट्स वाई आप देखते होंगे कि जो भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड होते हैं, जो भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जनरली उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है या फिर रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स है, आर्म्ड फोर्सेस है, फार्मर्स है, एमएसएमईज है, अगर वो सर्टेन लिमिट तक वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिजर्व, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम गेटिंग द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट। एंड क्या होगा? जिनके पास एनओसी सर्टिफिकेट होगी, तो जाहिर सी बात है एनओसी सर्टिफिकेट उसे इश्यू की जा रही है जो हाई अमाउंट में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड रिस्टोरेशन चार्जेज, और वो डिपेंड होगा कि आप कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी के आधार पर। साथ ही साथ एनुअल वाटर ऑडिट्स कंपलसरी है इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए, ये भी याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। एनुअल वाटर ऑडिट्स आर कंपलसरी फॉर इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड अगर कंप्लायंस नहीं होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंडीशंस की, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी प्रोविजंस है, उसे माना नहीं जाता है बाय द यूजर्स, तो डेफिनेटली पेनल्टी भी लगाई जाएंगी बिटवीन 50,000 to 10 लाख रुपीज। और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के स्टेटस की बात करें तो इंडिया मोस्ट ग्राउंड वाटर एज कंपेयर टू द अदर नेशंस यूज करता है, यानी कि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भारत में ही होता है। सिंपली अगर कहा जाए, आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है। एंड आप देख सकते हो आउट ऑफ द टोटल 6,881 असेसमेंट यूनिट्स, 17% जो आपके यूनिट्स है उसको ओवर एक्सप्लॉइट, यानी कि वो जो आपका ग्राउंड वाटर लोकेशन है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया है। 5% क्रिटिकल स्थिति में है, 14% आपका सेमी क्रिटिकल यूनिट्स में है एंड 63% कहाँ चला गया पता नहीं, यहाँ आई थिंक कि डाटा छपे नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। तमिलनाडु बिगिंस वर्क ऑन इंडियाज फर्स्ट दुगोंग रिजर्व।
तो आपको ही पता है फर्स्ट दुगोंग रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, तमिलनाडु में सेटअप होने वाली थी। तो अब जो है तमिलनाडु ने इसे सेटअप करने की जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। दुगोंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पीसीज है अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए। साथ ही साथ कुछ और इनकी फीचर्स है जो कहीं ना कहीं इसे यूनिक बनाती है। सो इसे डिस्कस करने से पहले वी शुड लुक एट द सिलेबस। तो सिलेबस में आप देख लो, कहाँ गया, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इसके अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है इसको एस्टेब्लिश किए जाएंगे। कहाँ पर? गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि पाक वे वाले रीजन में लाई करता है। आपने मैप देखा होगा भारत का, ये है आपका इंडियन पेनिनसुला और ये आपका श्रीलंका, और ये जो आपका है यहाँ पर ये पाक वे है। ठीक है, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपका दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप किया जाएगा। एंड बात करते हैं कि दुगोंग आजकल क्या थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। तो पहली बात तो इनकी जो ब्रीडिंग रेट है ना ये लो है, दैट्स वाई इनकी पॉपुलेशन जल्दी से ग्रो नहीं कर पाती। साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन तो बहुत बड़ी समस्या है। एंड जो कोस्टल इकोसिस्टम वो डिग्रेड हो रहे हैं, प्लास्टिक थ्रो अप हो रहा है, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो सब थ्रो हो रहे हैं। तो इसके कारण वाटर पॉल्यूशन और ज़्यादा भीषण हो रही है और इसके कारण जो दुगोंग है वो प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ एक्सीडेंटल इंटेंगलमेंट, यानी कि जो फिशिंग नेट से उसमें कभी कभी ये दुगोंग फंस जाते हैं। एंड ये भी होता है कि जो बोट्स चलते रहते हैं उसके साथ इनका कोलिजन हो जाए, ये सब भी समस्याएं चलते रहती है। तो आप देख सकते हो क्या क्या थ्रेट्स फेस करे जा रहे हैं। एंड अगर हम बात करें दुगोंग की, तो दुगोंग इनको सी काउ भी कहते हैं और ये ओनली हर्बीवोरस मैमल है। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट्स खाते हैं, ये एनिमल्स सब नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। तो दुगोंग या फिर सी काउ ओनली हर्बीवोरस मैमल है और ये स्ट्रिक्टली मेराइन है, यानी कि पानी में ही रहते हैं। एंड ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज है इन द फैमिली दुगोंग दे। तो ये जो ब्लैक कलर में हाईलाइटेड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो दूसरा आजकल जो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है कि कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे लिव्स इन ग्रुप्स, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा दे लिव्स इन आइसोलेटेड, नहीं, ग्रुप्स में रहते हैं। यहाँ पिक्चर में तो दिख रहा है कि एक ही है लेकिन दे लिव्स इन द ग्रुप। एंड ये चूंकि मैमल है तो सरफेस पर आते हैं, वाटर सरफेस पर आते हैं टू ब्रेथ, एंड इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। एंड दुगोंग्स आर लॉन्ग लिविंग एनिमल्स बट रिप्रोडक्टिव रेट जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एंड जो जनरेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जनरेशन टाइम यानी कि एक स्पीसीज और जो दूसरा स्पीसीज उसका आएगा उसको आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। एंड हाई इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ स्प्रिंग, तो जो भी बच्चे इनके होते हैं उनको ग्रो करवाने में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि परेशानियां या फिर टाइम ज़्यादा लगते हैं। एंड जो एलिफेंट्स हैं उनको दुगोंग का क्लोजेस्ट रिलेटिव्स कहा जाता है। लेकिन अनलाइक डॉल्फिन्स एंड अदर शेटाशिन्स, जो सी काउ है इनके 2 नॉस्ट्रिल होते हैं एंड नो डोर्सल फिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा अंदर में घुस गए हैं, तो आई थिंक कि इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये याद रख सकते हो कि एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द क्लोजेस्ट रिलेटिव। एंड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल एंड आइलैंड वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर लैटिट्यूड के टर्म से बात करें तो 26 डिग्री नॉर्थ और 26 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे इक्वेटर बीच में हुआ, 26 डिग्री नॉर्थ चले जाओ, 26 डिग्री साउथ चले जाओ, इस बीच में आपका ये दुगोंग मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और भारत में कहाँ मिलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको क्या करना है, एक मैप बनाना है और फिर आपको ढूंढना है गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है। तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर, यहाँ मिल जाते हैं, बिल्कुल सही। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है आपके, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गल्फ ऑफ कच्छ में, यहाँ पर आपका ऐसा करके, तो गल्फ ऑफ कच्छ यानी गुजरात रीजन में मिल जाएंगे। एंड
पाक बे भी आपका यहीं पर है तो यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार जो आपका यहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर भी मिल जाएंगे। समझ में आया? और इवन व्हाट, अंडमान एंड निकोबार का स्टेट एनिमल है दुगोंग, तो ये भी अच्छे से याद रख सकते हो। एंड क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, तो वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में। एंड भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 का मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इन्हें दिया जाता है। एंड जो साइट्स है, कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो रेगुलेट करता है इन बायोडाइवर्स स्पीसीज के ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन स्टेटस है और कंजर्वेशन स्टेटस दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये खतरे में है फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो IUCN का वल्नरेबल जरूर याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कैबिनेट अप्रूव्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर 5 ईयर। तो 5 सालों के लिए कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इम्प्लीमेंटेशन की अप्रूवल दे दी है। क्या है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस चलिए देखते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, तो वेयर इज द सिलेबस एंड द टॉपिक, तो आप देख लो। इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू द हेल्थ, तो ये है आपके। तो जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चला रही है और ये अच्छे से याद रखना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बनाई जाए। क्या? इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन यू टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगी? इसके अंतर्गत आ जाएंगी कि एक कोर डिजिटल हेल्थ डाटा क्रिएट की जाए, सो दैट जो भी डाटा जनरेट होते हैं फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर लाइक हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स के जो भी डाटा होते हैं उनको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, सो दैट उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सके फ्रॉम इंडिया बाय वेरियस हेल्थ प्रोफेशनल्स, सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके पेशेंट्स का, एंड एक प्रॉपर पॉलिसी भी बनाई जा सके विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग द डिजीज बेस्ड ऑन द वल्नरेबिलिटी। तो ये बातें निकल कर आती है। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होगा वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। इट इज नॉट द नीति आयोग, इट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, अब बात जो मैंने की इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? तो पहली बात तो ये कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ सिस्टम उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब इसको इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है? एक प्रकार से आप डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम मानो। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी डाटा जनरेट होंगी उसको मैनेज किया जाएगा। साथ ही साथ डाटा के सीमलेस एक्सचेंज के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, तो उस रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज में तो चलो आपको ये हेल्थ फैसिलिटीज सब मिल जाती है, डिजिटल सर्विसेज मिल जाती है, लेकिन इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑल ओवर इंडिया वी नीड रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन। तो दैट्स वाई आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ वर्कर्स है, ड्रग्स या फिर जो फार्मेसीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, उन सब का एक रजिस्ट्रीज इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड जो तीसरा कंपोनेंट है आप देख सकते हो, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स तैयार किए जाएंगे जो भी इंडिविजुअल्स होंगे। और ये जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है ना, जैसे आपका पर्सनल आधार कार्ड होता है, ठीक है, एंड लेट्स से कि जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, आपने कहीं पर भी इलाज करवाया होगा पास्ट में, वो सारे के सारे जो इलाज है, रिसिप्ट है, प्रिस्क्रिप्शंस है, वो आपके इस पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स में डिजिटली मेंशन होगा। तो आप अगर कोई नया इलाज करने जाओगे, किसी नए हेल्थ और प्रोफेशनल के पास जाओगे, तो इस पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड के माध्यम से वो आपके पास्ट के जो भी डिजीज रहे होंगे उसको देख सकते हैं विथ योर परमिशन, एंड बेस्ड ऑन दैट वो फिर अपने अनुसार ट्रीटमेंट आपको एलोकेट करेंगे। बिकॉज जब बीमारियों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता रहती है तो जो ट्रीटमेंट होगा वो और अच्छे से हो सकता है।
तो ये बात है, ठीक है। तो क्रिएट ए सिस्टम ऑफ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो इजीली एसेसिबल हो सकेगा इंडिविजुअल्स को भी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी, एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर्स को भी। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड्स को एसेस करेंगे वहाँ पर परमिशन जरूरी होगी इंडिविजुअल्स की, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी भी है, फंडामेंटल राइट। एंड नेक्स्ट इज योर इंश्योर नेशनल पोर्टेबिलिटी इन प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नेशनल पोर्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपने लेट्स से कि किसी एक स्टेट में इलाज करवाया, अब वहाँ के डॉक्टर ने कुछ सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा, अब फिर आप दूसरे राज्य गए, लेट्स से कि आप चेन्नई चले गए इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ के हेल्थ प्रोफेशनल्स आपके पास्ट रिकॉर्ड को एसेस कर सकते हैं आराम से विथ योर ड्यू परमिशन, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका जो इलाज है वो हो सकेगा। तो क्या हुआ नेशनल पोर्टेबिलिटी कि यहाँ के जो डॉक्टर्स रहे हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो वहाँ के डॉक्टर्स को पता रहेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वो अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या, एसेसिबल टू ऑल ओवर इंडिया। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो मेन कंपोनेंट्स में आप देख सकते हो इस मिशन का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बेसिकली एक सर्टेन डिजिट नंबर होगा और ये यूनिक होगा हम सब के लिए, और इसके माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली। यही बात मैंने आपको बताई, ये हर व्यक्ति के लिए यूनिक होगा, तभी तो कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल्स विथ योर परमिशन एक्सेस कर सकता है और आपका जो ट्रीटमेंट है वो और अच्छे से कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज योर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये दूसरा कंपोनेंट है जो कि एक रेपोजिटरी होगा सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज का जो भी डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज योर यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, और ये प्रोटोकॉल होगा जिसके तहत जो भी डिजिटल हेल्थ सर्विसेज होंगी उसको इनेबल किया जाएगा बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स। एंड नेक्स्ट इज योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, तो इसमें जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होंगे उसके जो नाम से लोकेशन सब है मेंशन्ड होंगे, तो ये बात भी है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट ये होगा एविडेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो गया, बेटर कंटिन्यूम ऑफ केयर, कैटलाइज इनोवेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि हेल्थ सर्विसेज चूंकि सब डिजिटल हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी तो आनी ही है। याद रखना जब भी आप इंटरनेट या फिर आप डिजिटल को जोड़ देते हो ट्रांसपेरेंसी को लिखना आंसर राइटिंग में मत भूलना, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस ये हर जगह चिपक जाएंगी। सो फ्रेंड्स इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, ये क्या है आपका सिटीजन एंड पेशेंट्स में प्रोवाइडर्स होते हैं। प्रोवाइडर्स में कौन होंगे, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक हो गए, लैब्स, फार्मेसीज, वेलनेस सेंटर्स हो गए। फिर एक आपका एलाइड प्राइवेट एंटिटीज भी होता है जैसे हेल्थ टेक कंपनीज हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिसिन, आयुष डॉक्टर्स सब आ जाते हैं। तो ये है, वैसा कोई खास है नहीं। So friends, let's move to the next article. Niti Aayog studying proposals to tax foods which are in high sugar and salt. तो इनको टैक्स करने की बात है टू टैकल द ओबेसिटी, ओवरवेट ये सब है। तो एक तो तरीका ये बताया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा कि भाई साहब अगर आपको ओवरवेट जैसी समस्याएं डील करनी है तो जो भी आपके फूड आइटम्स है विच आर हाई इन शुगर एंड साल्ट कंटेंट तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, सो दैट डिसेंटिवाइज हो सके कंज्यूमर फ्रॉम ईटिंग दीज इन अनकंट्रोल्ड अमाउंट। सो अगर हम सिलेबस की बात करें तो वेयर इज आर्टिकल नंबर 5। हाँ, ये भी आपका इश्यू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी एंड हंगर इनडायरेक्टली ले लो, हालांकि ये हेल्थ से भी ये कनेक्ट कर सकते हो आप। तो जो एनुअल रिपोर्ट है नीति आयोग का, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो ओवरवेट एंड ओबेसिटी के जो इंसिडेंसेस है बढ़ते जा रहे हैं अमंग द चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट्स एंड द वुमेन इन इंडिया। तो एक डाटा दिया जाएगा तभी तो वैलिडेट होगा। तो डाटा दिया गया है, आप देख सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 जो ओबीस वुमेन की जो परसेंटेज है वो पहले 20.6% थी 2015-16 में, और अब ये
24% हो गई है बढ़ के। आप समझ सकते हो 20.6% से बढ़कर 24% हो गई है, जबकि मैन का अगर देखा जाए विद इन द सेम पीरियड ये आपका 22.9% हो गया है फ्रॉम 18.4%। तो ये ओवरवेट या ओबेसिटी क्या होती है? एक प्रकार से जब आपके शरीर में एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए रिस्क टू आवर हेल्थ। ठीक है। एंड पहले ये जो ओवरवेट जैसी समस्याएं होती थी, क्योंकि ये सब जनरली फास्ट फूड खाने से, है ना, हाईली ऑयल कंटेंट खाने से होती हैं, तो एक समय था जब इसे सिर्फ और सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज का समस्या माना जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो ओवरवेट या ओबेसिटी है ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, खासकर अर्बन सेटिंग में। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो है वन ऑफ द फैक्टर्स हैं जो ये सब जो आपका ओवरवेट जैसी समस्याएं या फिर अदर डिजीज क्रिएट कर सकती है। बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की, तो कॉन्सिक्वेंसेस में ये है कि जो आपका ओबेस पीपल है हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं ज़्यादा, साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज को पकड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज एज वेल एज स्ट्रोक, स्लीप एपनिया, ये सब कुछ समस्याएं निकल कर आती है। तो हेल्थ कंसर्न्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं। सजेशंस क्या है? तो हाइयर टैक्स लगाए जाए ऑन हाई फैट साल्ट शुगर फूड्स के ऊपर, यानी कि वैसे फूड जो हाई इन फैट हाई इन साल्ट कंटेंट है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए। जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो नॉन ब्रांडेड नमकीन है, भुजियाज है, वेजिटेबल चिप्स है, स्नैक फूड्स है, ये सब फास्ट फूड के एग्जांपल ही है, इनको 5% GST दो। एंड अभी फिलहाल इन सब के रेट 5% है, जबकि ब्रांडेड एंड पैकेज आइटम्स के रेट देख सकते हो 12% है। एंड फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ HFSS फूड, कहने का मतलब ये है कि जो भी पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग का जो फ्रंट पोर्शन होता है वहाँ पर प्रॉपर मेंशनिंग की जाए कि भाई साहब ये हाई फैट हाई साल्ट हाई शुगर वाला प्रोडक्ट है, तो बी केयरफुल। एंड इससे पहले नेशनल कंसल्टेशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल, एडोलेसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी ऑर्गेनाइज की गई थी टू डिस्कस सर्टेन पॉलिसी जो हमें लाने हैं टू टेकल द इश्यूज। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, नीड टू स्ट्रेंथन हाई कोर्ट्स टू डील विद द IPR इश्यूज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। तो IPR आप समझते ही हो, जैसे IPR का मतलब ये हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे मैंने कोई यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट किया, वो मेरा है और मैंने अपने मेहनत से कंटेंट क्रिएट किया। अब मेरा ये कंटेंट कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, उस पर अगर रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये IPR का वायलेशन होगा, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए सो दैट हमारे देश में या किसी भी देश में इनोवेशंस जैसी जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हो सके। अगर IPR का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हु विल वांट टू इनोवेट, पहली बात तो ये। तो जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये लीगल राइट देता है, कानूनी अधिकार देता है, जिसके तहत जो भी क्रिएशंस है, इन्वेंशंस है रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल यानी कि थिंकिंग एबिलिटी, कैपेबिलिटी, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, साइंटिफिक हो, लिटरेरी हो या फिर आर्टिस्टिक फील्ड सी हो, जैसे हमने आपको बताया यूट्यूब वाला। और जो मोस्ट कॉमन IPR हैं वो क्या क्या है? पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, मार्क्स है, ट्रेड सीक्रेट्स है, ये सब आ जाते हैं। ये सब कैटेगरीज ऑफ IPR है। आपने ट्रेडमार्क का नाम सुना होगा, है ना, कॉपीराइट का भी नाम सुना होगा। तो जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इट हेल्प्स कि जो इंटेलेक्चुअल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक ग्रोथ सब प्रमोट हो सके। साथ ही साथ जो भी इन्वेंशंस या क्रिएटिविटी दिखाए जाते हैं ओरिजिनल क्रिएटर्स के द्वारा, उनको प्रिजर्व किया जा सके एंड कंज्यूमर्स को एजुकेटेड चॉइस प्रदान की जा सके अबाउट द सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर परचेज। एंड अगर हम बात करें सर्टेन इश्यूज
आईपीआर से एसोसिएटेड जो भारत में है, और आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्ट टॉपिक है, वैसे हमने सिलेबस डिस्कस नहीं किया, इट इज डायरेक्ट टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, तो इससे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। देख सकते हैं इश्यू इज रिलेटेड टू आईपीआर, तो बी केयरफुल। तो क्या इश्यूज है? पहली बात तो यही है कि भाई साहब भर भर के कॉपी होती है, पायरेसी होती है एंड अदर आईपीआर वायलेशन। इवन यूट्यूब पर आप देख सकते हो किसी कंपनी की मूवी आपको दूसरे चैनल पर मिल जाती है, इवन टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे मूवीज मिल जाएंगे, आज रिलीज हुई नहीं कि कल जो है आपका टेलीग्राम पे मिल जाती है। ये सब क्या है? ये सब वायलेशन है आईपीआर का, ठीक है। तो रैम्पेंट कॉपिंग, प्लेगरिज्म, पायरेसी ये सब होते रहती हैं एंड अदर आईपीआर रिलेटेड वायलेशंस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपके इन्फोर्सिबिलिटी है, इम्प्लीमेंटेशन है राइट्स का, वो पुअर है। एंड फॉर एग्जांपल जो कोर्ट केसेस है वो लंबे चलते रहते हैं, पेंडिंग चलते रहते हैं लंबे समय तक, तो ये बात भी है। एंड अनदर इश्यूज ऑफ कंसर्न फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ये है कि जो सेक्शन 3 क्लाउज डी है इंडियन पेटेंट एक्ट का, ये बेसिकली पेटेंट का रिन्यूअल को अलाउ नहीं करता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर वो प्रोडक्ट में कुछ माइनर चेंजेस लाई गई और उसके बाद उसको बोला गया कि भाई साहब ये तो नया प्रोडक्ट है, यानी कि कोई प्रोडक्ट पहले एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कुछ माइनर चेंज करके उसको हम नया प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं और फिर हम उसको पेटेंट करवाने जाएंगे, तो फिर एज पर द सेक्शन 3 क्लाउज डी of the Indian Patent Act, it will not be patented, it will not be protected। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं तो देख सकते हो, वी हैव द नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 एंड वी हैव द सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट दैट इज CIPAM, और इसको टास्क दी गई है कि वो इम्प्लीमेंट करे आईपी पॉलिसी को एंड इंटीग्रेंसी कोऑर्डिनेशन। एंड जो आपका DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, इन एसोसिएशन विद फिक्की, इन्होंने आईपीआर इन्फोर्समेंट टूल किट लेकर आया है टू एड द पुलिस विथ हैंडलिंग आईपी क्राइम्स एंड अलोंग विथ L2 Pro यानी कि लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन इनिशिएटिव, जिसके तहत जो यूथ हैं उसको मदद की जाती है, इनेबल की जाती है along with innovators and entrepreneurs कि वो अंडरस्टैंड करें आईपीआर प्रोविजंस को, आईपीआर से रिलेटेड लॉज को। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। एक और कहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो प्रीलिम्स में कभी पूछी गई थी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, इसको देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर इन्होंने बेसिकली मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस का दर्जा मांगने का डिमांड किया है। तो अभी फिलहाल 6 लैंग्वेज जो क्लासिकल स्टेटस मिलते हैं। मैप ड्रॉ करो, मैप में आप देखो साउथ इंडिया में एक तमिलनाडु के संस्कृत हो जाएंगे, एक तो तमिल हो गया, दूसरा संस्कृत हो गया, तीसरा कन्नड़ हो गया, चौथा आपका तेलुगु हो गया, और पांचवा आपका मलयालम हो गया, और छठा आपका ओडिया हो गया। तो सारे के सारे जो भी आप देख रहे हो क्लासिकल लैंग्वेज के अकॉर्ड वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में है, और एक आपका संस्कृत है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार क्या गाइडलाइंस है फॉर डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज ए क्लासिकल, तो पहली बात तो हाई एंटिक्विटी, यानी कि जो भी लैंग्वेज की बात की जा रही है उसका अर्ली टेक्स्ट होना चाहिए, और फिर रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स। पहली बात तो यही है ना। दूसरा, बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, ये टेक्स्ट जिसको वैल्यूएबल हेरिटेज माना जाए बाय जनरेशन ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज। तीसरा है लिटरेरी ट्रेडिशन, जो भी है वो ओरिजिनल होने चाहिए, वो किसी दूसरे स्पीच कम्युनिटी से बोरो नहीं किए जाने होने चाहिए। एंड चौथा है आपका क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए फ्रॉम द मॉडर्न, इट इज नॉट सेम, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न। तो ये 4 कैटेगरी आपको याद रखने प्रीलिम से पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।